नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। इसमें दोस्तों दोनों आयोग के द्वारा जो अभी तक पेपर कराए गए हैं उन सभी को हम सोल्व करेंगे। पहला पेपर हमने दोस्तों स्टेनोग्राफर का सोल्व किया था जो आपका 8 दिसंबर को आयोजित हुआ था। ठीक है, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम अपना पिछला पुलिस पेपर सोल्व करने जा रहे हैं जो 18 दिसंबर 2022 को आयोजित हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों पुलिस का जो पेपर आयोजित हुआ था 18 दिसंबर 2022 को, उसे देखकर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आने वाला जो पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो पूरा पेपर हम सोल्व करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, जो हमने पहला प्रैक्टिस सेट किया था स्टेनोग्राफर वाला, तो उसमें दोस्तों आपने बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, आगे उम्मीद करूँगा कि आप अच्छा अपना रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, सपोर्ट करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम आज के इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी किन विभिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है। तो रेलगाड़ी जो शब्द होता है तो ये दोस्तों दो अलग अलग भाषाओं के जोड़ से बना होता है। ठीक है, रेल प्लस गाड़ी, रेल जो शब्द है तो वह आपका अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है तो वह है हिंदी का शब्द है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और इस प्रकार के शब्दों को संकर वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची दोस्तों अनिल नहीं होता है। ठीक है, अनिल हवा का पर्यायवाची होता है। आग, अनल, बेसवानर, ठीक है, दहन, ये सब जो हैं आपके अग्नि के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि सदानंद में संधि है। तो सबसे पहले सदानंद शब्द का संधि विच्छेद आपको करना आना चाहिए। इसका जो संधि विच्छेद होगा तो वह है सत प्लस आनंद होगा। इसलिए इस शब्द में जो संधि है तो वह आपकी व्यंजन संधि होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। अगला प्रश्न है कि आपकी यात्रा मंगल में हो, किस प्रकार का वाक्य है। तो आपकी यात्रा मंगल में हो, इससे ये पता चल रहा है कि हम दोस्तों अपनी इच्छा जता रहे हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इच्छावाचक। पांचवा प्रश्न है कि आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ दोस्तों होता है असंभव कार्य करना। ठीक है, जैसे दोस्तों हम बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि मैं तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर लूँगा। ठीक है, तो ये सब बातें जो हैं ये दोस्तों आपके असंभव और बड़े कार्य होते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि टिप्पणी की भाषा होनी चाहिए। टिप्पणी की भाषा जो है ये आपकी वस्तु प्रधान होनी चाहिए। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। सातवां प्रश्न है, शब्दावली का अर्थ है। शब्दावली जो होती है तो ये दोस्तों शब्दों का समूह होता है। ठीक है, जिसे हम डिक्शनरी या शब्दकोश कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य ये एक हिंदी फॉन्ट होता है। ठीक है, हिंदी में दो प्रकार के फॉन्ट होते हैं, एक यूनिकोड और दूसरा नॉन यूनिकोड। तो चाणक्य जो है ये आपका नॉन यूनिकोड फॉन्ट होता है। ठीक है, पर यहाँ पर पूछा है कि चाणक्य क्या है, तो ये दोस्तों एक प्रकार का कंप्यूटर का फॉन्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए अभी आपको बताया मैंने कि कंप्यूटर में जो हिंदी भाषा के फॉन्ट होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, यूनिकोड और नॉन यूनिकोड।
यूनिकोड फंड जो होते हैं तो वह आपके मंगल, अपराजिता, कोकिला, कीर्ति ये सब होते हैं, और नॉन यूनिकोड में चाणक्य आ जाता है। अगला प्रश्न है कि कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कबीर ये दोस्तों आपके ज्ञान आश्रय कवि हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न है कि श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता ये तुलसीदास हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 11वां प्रश्न है कि कर्मभूमि के लेखक का नाम है। तो कर्मभूमि ये जो पुस्तक है प्रेमचंद्र की पुस्तक है। अगर किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर पुस्तकें पूछी गई हैं तो वह प्रेमचंद्र हैं, चाहे वह आपके भारत के किसी भी कोने में एग्ज़ाम आयोजित हुआ हो। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पर्पस से प्रेमचंद अपने आप में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि हेमकीटरणी के रचयिता का नाम है। हेमकीटरणी के रचयिता का नाम माखनलाल चतुर्वेदी है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और इस पुस्तक के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। सीधा क्वेश्चन बनता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था। तो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, जिसे हिंदी साहित्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, और इनकी पुस्तक है हेमकीटरणी। जो दोस्तों आपका हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई तो वह 1954 में हुई थी, पर पहली बार जो दिया गया 1955 में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम है। तो भक्तिन का वास्तविक नाम जो है तो वह लक्ष्मण है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि महादेवी वर्मा का निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र है। ठीक है, तो भक्तिन दोस्तों इनका रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है कि भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है। देखिए, जो भारतीय आर्य भाषा हैं उनके विकास क्रम में सबसे पहले आपको संस्कृत देखने को मिलेगी, उसके बाद संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर दोस्तों हिंदी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पाली और प्राकृत दी है, तो पाली प्राकृत के बाद में तीसरी भाषा अपभ्रंश आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र नैनीताल और अल्मोड़ा है। ठीक है, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र के जो प्रसिद्ध क्षेत्र है तो वह आपके नैनीताल और अल्मोड़ा ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। देवनागरी लिपि का जो जन्म हुआ तो वह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो आपकी उर्दू है तो वह खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 17वां प्रश्न है कि जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो ये होता है दोस्तों हंसपद। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो हंसपद होता है तो वह इस प्रकार का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे ही त्रुटि पद भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये पूरा एक वाक्य है और इसमें से ये शब्द छूट जाता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखने के लिए यहाँ पर एक हंस पद बनाते। ठीक है, इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर लिख देते। ठीक है, याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। जो ब्राह्म चिन्ह है ये अक्सर पूछ लिए ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड ना किए जा सके कहलाती है। तो ये कहलाती है वर्ण। ठीक है, तो वर्ण ऐसी ध्वनि होती है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी।
वर्णों से बनते हैं दोस्तों आपके शब्द, शब्दों से बनते हैं पद, और पद से बनते हैं दोस्तों वाक्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अंतिम, तो अंत प्लस इम, ये दोस्तों आपका इसका संधि विच्छेद होगा या संधि विग्रह होगा। ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि प्रत्यय कौन सा होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इम। ठीक है। इम दोस्तों इसमें प्रत्यय होगा। ठीक है। प्रत्यय क्या होते हैं, तो प्रत्यय दोस्तों ये एक शब्द अंश होते हैं जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग भी दोस्तों शब्दांश होते हैं जो शब्द के स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंबल। चंबल दोस्तों एक नदी है, और नदियों के सभी नदियों के नाम क्या है आपके स्त्रीलिंग हैं। कुछ दोस्तों इसमें अपवाद भी है, जैसे ब्रह्मपुत्र, सोन। ठीक है। ये क्या है आपके अपवाद हैं। ठीक है। और अपवाद में मतलब ये आपके पुल्लिंग में आते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके 20 प्रश्न हिंदी के। ठीक है। जो कि 18 दिसंबर 2022 को जो उत्तराखंड पुलिस का पेपर आयोजित किया गया था उसमें पूछे गए हैं। ये पूरा आपका पेपर है। ठीक है। ये जो हम सोल्व कर रहे हैं ये आपका सेट बी है। ठीक है। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको ये पेपर सेंड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जुड़कर दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल का बेनिफिट ले सकते हैं। वहां पर आपको सभी इंपॉर्टेंट PDF, ठीक है, और जो आयोग की अपडेट्स आती हैं तो वहां पर शेयर कर दी जाती हैं। ठीक है। वहां पर ही आपको वीडियो का लिंक शेयर किया जाता है। ठीक है। तो वहां पर आप जरूर जुड़िएगा। अगला प्रश्न है, और हम दोस्तों अब जो सोल्व करेंगे तो वह सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन को सोल्व करेंगे, जो कि भाग 2 है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि बुशमैन का क्षेत्र है, तो बुशमैन ये दोस्तों कालाहारी मरुस्थल का एक क्षेत्र है। ठीक है। और बुशमैन एक आपकी जनजाति है। ठीक है। जो कि कालाहारी मरुस्थल में रहती है। और कालाहारी मरुस्थल जो है यह आपका बोत्सवाना में स्थित है, और ये शुतुरमुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो अभी बताया मैंने आपको कि कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है, तो और बोत्सवाना जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। तो ये 4 हमें ऑप्शन दिए हैं। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है। पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो अभी 2023 की वन स्थिति रिपोर्ट आई है 2024 में, उसमें सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मिट्योर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये अंध महासागर का जैविक अध्ययन से है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिट्योर अभियान से अंध महासागर का जैविक अध्ययन किया गया। अगला प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न में से किस पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये दोस्तों भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था, तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष 1952 में जीबी मावलंकर को बनाया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसीलिए जीबी मावलंकर को भारतीय लोकसभा का पिता और जनक कहा जाता है। और ये दोस्तों भारत के पहले दलित नेता थे। ठीक है। और आपसे पूछ ले जाए कि भारत के प्रसिद्ध दलित नेता कौन थे, तो आपको बताना है भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। तो देखिए अस्पृश्यता का जो अंत होता है तो वह आपका अनुच्छेद 17 के तहत होता है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है।
अनुच्छेद 14 में दोस्तों समता एवं समानता का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 16 में आपका अवसर में समानता का अधिकार दिया है और अनुच्छेद 42 ये आपका नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका शहरी स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया था, जिसे हम नगर निगम नगर पालिका कहते हैं। ठीक है, तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे तो वह है PM नरसिंह राव थे, PV नरसिंह राव। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये हुआ कब था? तो ये दोस्तों 1993 में हुआ था। ठीक है, और इसी समय ही 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 1993 में, और ये जो है ये आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए? तो यहाँ पूछा है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं तो उन्हें जो महाभियोग प्रक्रिया है उससे हटाया गया है। तो अभी तक दोस्तों ऐसा कोई केस नहीं आया जिससे मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अमेरिका के साथ दोस्तों भारत ने सर्वाधिक निर्यात गंतव्य किया था 2021-22 के अनुसार। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो ये दोस्तों है ऑप्शन सी, भूमि की चकबंदी। भूमि की चकबंदी ये काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है, जबकि लगान का नियमन, काश्त अधिकार की सुरक्षा, काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार, ये तीनों दोस्तों काश्तकारी व्यवस्था में सुधार के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? तो ये किया गया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन दो बैंक्स का दोस्तों विलय किया गया पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो ऑप्शन ए है हमारा कि राज्य सरकार की आवश्यकताओं व संसाधनों में अंतर। ये दोस्तों कोई समस्या, मतलब ये समस्या है। ठीक है, राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न, ये भी दोस्तों एक समस्या है। क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान में असफलता, ये भी दोस्तों एक समस्या है। वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व, ये दोस्तों समस्या नहीं है। जब वित्त आयोग का महत्व बढ़ रहा है तो ये दोस्तों अच्छी बात है। ठीक है, हमारे संघीय वित्त के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग किया। देखिए, हम अपने उत्तराखंड में भी पढ़ते हैं कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर रैमजे था और रैमजे ने नेपाल के गोरखाओं से सहायता ली थी। ठीक है, गोरखाओं से सहायता ली थी दोस्तों। ठीक है, और रणवीर सेना को उत्तराखंड में बुलाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा, नेपाल। ठीक है, तो नेपाल से सहायता ली थी। अगला प्रश्न है कि बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? तो बोस्टन चाय पार्टी ये अमेरिका क्रांति से संबंधित है। और हुई कब थी बोस्टन चाय पार्टी? तो ये 16 दिसंबर 1773 को हुई थी।
ठीक है। बोस्टन चाय पार्टी, बोस्टन दोस्तों एक शहर का नाम है, ये याद रखिएगा। वहाँ पर एक चाय पार्टी थी, वहाँ पर ही दोस्तों एक विद्रोह हो गया था, ठीक है। बोस्टन चाय पार्टी का जो नायक था तो वह था सैमुअल्स एडम्स, ठीक है, सैमुअल्स एडम्स। अगला प्रश्न है और रीजनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, आप हमारी इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के माध्यम से रीजनिंग भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप रेगुलर क्लास देखेंगे तो आपको रीजनिंग परफेक्ट करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप लगातार जुड़िएगा, जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर के, तो हर एक प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, क्योंकि लगातार पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो 35वें प्रश्न का आंसर सोल्व करते हैं। तो देखिए, पहले हम इसका सीक्वेंस समझते हैं कि चारों कोनों पर हमें संख्याएं दी हैं और बीच में भी एक संख्या दी है। तो बीच में कैसी एक संख्या आई है ये देखते हैं। तो देखिए 3 और 4 इन दोनों को हम इंटू करेंगे तो 12 आ जाएगा। 3 गुणा 4 तो 12 आ गया, प्लस 5 गुणा 2 तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, तो प्लस कर लेंगे 12 और 10 तो कितना हुआ 22, तो मध्य में दोस्तों 22 आ गया। इसी प्रकार 5 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 8 ये हो जाएगा 49, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हमें बताना है 7 गुणा 4 प्लस 9 गुणा 5, तो देखिए 7 चौक 28 और 9 पंजे 45, 28 और 45 कितने होते हैं, तो ये दोस्तों 73 होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 73 आ जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार 2 स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या है। तो देखिए ये आपका रीजनिंग का नहीं मैथ का क्वेश्चन है, फिर भी एक जो हमारा टाइम और स्पीड, टाइम डिस्टेंस और स्पीड वाला चैप्टर है उसका एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है औसत चाल निकालने का, किसी भी एक दूरी को हम, ठीक है, अलग अलग चाल से पूरी करते हैं। पहले हम दोस्तों अलग चाल से यहां तक जाते हैं, फिर वापस अलग चाल से आते हैं, ठीक है। तो इस दौरान जो औसत चाल होती है उसे निकालने का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स वाई क्या है, तो x का मतलब पहली चाल, y का मतलब दूसरी चाल, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू 60 इंटू 90 अपॉन 60 प्लस 90, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे सोल्व कर लेते हैं, इन दोनों को हम जोड़ेंगे 60 और 90 तो ये हो गया आपका 150 और 150 का जीरो हमने ये जीरो काटा, ठीक है, और 15 से हमने डिवाइड किया 60 को तो यहाँ पर हमें 4 मिलेगा। तो 2 की गुणा 4 से की तो 2 चौक 8 और 8 की गुणा हमने 9 से की तो हो गया 72, ठीक है। तो 8 × 72 सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्तों ए बी सी डी तथा ई में कौन सबसे लंबा है। तो देखिए इन सब में सबसे लंबा कौन होगा ये बताना है हमें। पहला जो कथन दिया है बोला है कि डी ए और सी से लंबा है, डी ए और सी से लंबा है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से भी हम इसे बना सकते हैं क्योंकि डी सबसे इन दोनों से लंबा है। हम ऐसे भी इसे रख सकते हैं कि डी सी ए, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों से तो डी लंबा ही है, ठीक है। तो 2 ये कंडीशन बनेंगी। अगला वाक्य दिया है हमें कि बी ई से छोटा है, बी ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है, ठीक है। ये बी जो है ये डी से लंबा है और डी से दोस्तों ए और सी छोटे थे तो हमने यहाँ पर इन्हें रख लिया। तो ये दोस्तों हमारी पेयर बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें बोला है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा हमें यहाँ पर दिख रहा है
ई। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी सबसे लंबा है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा कौन है, तो दोस्तों ये हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। अगर ऑप्शन में हमें ए दिया तो हम ए लगा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर सी भी दिया होता तो दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ए और सी की पोजीशन क्लियर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, सही समय क्या है? तो देखिए, मिरर इमेज से टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होता है तो वह होता है आपका 11:60। 11:60 में से दिया टाइम हम घटाते हैं तो 8:30 अगर हम घटाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3:30। ठीक है, 11 में से 8 घटाया 3 बचा, 60 में से 30 घटाया तो 30 बचा, तो 3:30 दोस्तों राइट टाइम होगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन वी। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाता कि जो वाटर इमेज होता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, तो वाटर इमेज का फॉर्मूला होता है 18:30। ठीक है, 18:30 में से हमें दिया टाइम घटाना होता है। जैसे यहाँ पर दिया है 8:30, अगर मैं इसको यहाँ से माइनस करूँगा तो ये मिल जाएगा हमें पूरे 10। ठीक है, 30 में से 30 घटाया 0 बचेगा, 18 में से 8 घटाया 10। तो अगर हमसे पूछ ले जाता कि 8:30 में वाटर इमेज क्या होगी, ठीक है, या जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो दोस्तों 10 बजे करेक्ट समय होगा। अब देखिए, दो सिचुएशन होती है। यहाँ पर हमें टाइम दिया है, अगर हमें मिनट्स दिए हों 30 या 30 से कम, तो दोस्तों हम क्या करते हैं 18:30 से घटाते हैं। अगर हमें 30 मिनट से ज़्यादा दिए हों, जैसे 8:45 दिया होता, तो हम क्या करते 17:90 से घटाते। देखिए, 17:90 और 18:30 ये दोनों बातें सेम हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं 75 मिनट या फिर मैं कह दूं 1 घंटा 15 मिनट, ये दोनों कंडीशन सेम ही हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख तरल पिज़्ज़ा दूध के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो देखिए, जो तरल है लिक्विड, तो लिक्विड के अंदर आ जाएगा दूध, क्योंकि दूध क्या होता है, ये लिक्विड होता है। फिर हमें तीसरा दिया है पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा तो दोस्तों लिक्विड नहीं होता है, इसलिए ये अलग आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी फिगर बनेगी तो ये बन जाएगी ऑप्शन डी वाली। ठीक है, 4 वाली कंडीशन सेम होगी, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। गायों की संख्या क्या है? तो देखिए, अगर मैं इसे पेपर में सोल्व करता तो इसको अपने दिमाग में सोचता कि गाय और मुर्गियों इन दोनों में कम से कम 2 पैर तो होते ही हैं। ठीक है, गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गी के 2 पैर। गाय के पैरों को हम लिख सकते हैं 2 + 2 और मुर्गी के पैरों को लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि जो गाय और मुर्गी दी हैं तो उनके सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक पैरों की संख्या है। ठीक है, अब देखिए 2 गुनों से ज़्यादा तो होगी, क्योंकि कम से कम 2 पैर तो हैं ही। ठीक है, अगर 2 पैर तो सबके हैं, ठीक है, पर यहाँ पर गाय के 2 पैर ज़्यादा हैं, तो इसी कारण क्या होगा, ये 14 जो संख्या है ये ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस 14 को 2 से भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7। ठीक है, तो गायों की संख्या कितनी होगी, 7। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसे आप अगर पूरा अच्छे से सोल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, मान लीजिए गाय को हमने x माना, ठीक है, और मुर्गी को y। ठीक है, तो गायों की संख्या x है और मुर्गियों की संख्या y। ठीक है, तो ये टोटल सिरों की संख्या बन जाएगी। अगर मैं इसको पैरों की संख्या के रूप में लिखूं तो गायों की पैरों की संख्या होती है 4, तो 4x लिख लूँगा, क्योंकि
4 की गुणा x से करूँगा तो 4x, ये गायों के पैरों की संख्या बन जाएगी। फिर दोस्तों मुर्गी के पैरों की संख्या कितनी है, 2 होती है, ठीक है, और मुर्गियाँ हैं कितनी, y, तो यहाँ पर कंडीशन बन जाएगी कि 4x + 2y, ठीक है। अब देखिए इसे हमने जब बीच में बराबर का साइन लिया है तो इक्वल करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, क्या बोला है कि पैरों की संख्या, क्योंकि ये पैरों की संख्या है, ठीक है, तो पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। तो पहले देखिए सिरों की संख्या 2 गुना बनाएंगे, फिर उसमें 14 प्लस करेंगे, तब जाके क्या होगा, पैरों की संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 + 2x + 2y बराबर 4x + 2y, ठीक है। यहाँ से 2y से 2y कट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में 2y है और 2y इधर मैं लेकर जाऊँगा तो माइनस में जाएगा। 2x में से 4x घटाएंगे तो बचेगा 2x, ठीक है, क्योंकि इक्वल का साइन है। अगर इस 2x को मैं इस साइड लेकर जाऊँगा तो माइनस में जाएगा, ठीक है। तो 2x और यहाँ पर बराबर में रह गया 14, ठीक है। ये 2 इसके अपोन में आ जाएगा और 2 से दोस्तों 14 को डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा, और इधर रह गया दोस्तों हमारा x, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा x बराबर 7, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसे अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। आगे दोस्तों हमें एक फिगर दी है जिसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या जो होगी तो दोस्तों 32 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह वामाव्रत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है और इसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम जो दोस्तों क्लॉकवाइज है उसे लिख लेते हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज कितने डिग्री घूम रहा है, तो देखिए पहले बोला है वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक जो घूम रहा है तो वह 135 डिग्री। फिर दोस्तों क्लॉकवाइज घूम रहा है 180 डिग्री। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 45। अब देखिए 45 ये क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉक, तो ये दोस्तों क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज 180 था, ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हमारा क्लॉकवाइज बराबर 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, फाइनली जो व्यक्ति का मुख दिया था दक्षिण की ओर उसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो क्लॉकवाइज दोस्तों घड़ी की दिशा में होता है, ठीक है। तो हम इस साइड में इसके मुख को ले आएंगे। तो इस साइड में दोस्तों कौन सी दिशा होती है, ये आपकी पश्चिम दक्षिण दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो मानव नेत्र जो होता है तो ये किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो दृष्टि पटल पर दोस्तों इमेज बनती है हमारे नेत्र में। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे रेटिना, हिंदी में दिया है दृष्टि पटल, हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे रेटिना, ठीक है। तो रेटिना पर दोस्तों हमारी प्रतिबिंब बनती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव नेत्र का वह कौन सा अंग है जो डोनेट किया जाता है, तो वह दोस्तों कॉर्निया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनुक्रम, ये हमें कुछ भिन्न दी हैं, उसमें बोला है कि अगला पद क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें यह बताना है कि अगला पद क्या होगा। तो पहले हम जो दोस्तों अंश दिए हैं उसमें सीक्वेंस देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 2-2 का गैप दिख रहा है कि 1 में 2 प्लस किया 3, 3 में 2 प्लस किया 5, 5 में 2 प्लस किया 7, तो 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9 मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार नीचे क्या है, तो नीचे दोस्तों डबल हो रहा है। 2 का गुणा किया 2 से तो 4, 4 की गुणा की 2 से तो 8 मिला, 8 की गुणा की 2 से तो 16 मिला, 16 की गुणा करेंगे 2 से तो 16 दूनी 32, तो नीचे दोस्तों 32 मिल जाएगा। वैसे हमारा सिर्फ अंश से ही सोल्व हो जाता है क्योंकि 9 एक ही ऑप्शन में दिया था। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे दोस्तों हमें अपने साइन चेंज करने हैं और जो हमें नीचे इक्वेशन दी गई है इसे सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए 175 माइनस, तो माइनस की जगह हमें लिखना है भाग, ठीक है। माइनस का अर्थ है प्लस भाग, तो हमने माइनस की जगह भाग रखा, ठीक है। आगे दोस्तों भाग की जगह क्या रखना है, तो भाग का अर्थ है प्लस, तो 25 + 5 हो जाएगा।
फिर दिया है हमें क्वेश्चन में प्लस, ठीक है। तो प्लस का अर्थ क्या होता है, तो प्लस का अर्थ गुणा होता है, तो यहाँ पर हमने गुणा 20 रखा। फिर दोस्तों गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ है माइनस, तो 3 हो जाएगा। फिर प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, तो गुणा दोस्तों 10 हो जाएगा, ठीक है। इसे सोल्व करते हैं तो 175 को 25 से भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 100 की गुणा 5 की गुणा 20 से करेंगे तो दोस्तों 100 मिल जाएगा। फिर माइनस 3 की गुणा 10 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों 107, 107 में से 30 माइनस करेंगे तो दोस्तों 77 मिल जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हमने रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व किए। आगे हम अपने जीएस के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो जब दोस्तों कोरोना आया था कोविड-19, तो उसके लिए जो वैक्सीन बनाई गई थी तो वह सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के दाने होते हैं, तो गेहूं के दाने ये बीज होते हैं। देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सब क्या करेंगे, गेहूं के दाने को, गेहूं का दाना क्या है, फल है, ठीक है, बीज नहीं है। सब क्या करेंगे दोस्तों, इसे बीज लगाकर ही आएंगे, पर क्या होता है, ये आपका फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया। तो ये दिया गया था जस्टिस प्रदीप कुमार मोहती को। उस समय की बात है दोस्तों। अब क्या है, अब इनके बाद में भी जो लोकपाल के अध्यक्ष बनाए गए तो वह AM खानविलकर बनाए गए हैं। तो वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, AM खानविलकर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पहली बार 2022 में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 2024 में ये पुरस्कार दोस्तों अमिताभ बच्चन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की। तो ये की थी गांधीनगर गुजरात ने। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो गुजरात में दोस्तों 2022 में 12वें डेफ एक्सपो का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। तो ये जीता था PV सिंधु ने। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। दोस्तों भारत के द्वारा ऑपरेशन गंगा के द्वारा मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था, ठीक है। आप सभी जानते हैं यूक्रेन और रूस के मध्य अभी भी युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध के दौरान ही यूक्रेन से मेडिकल छात्रों को भारत लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, ये तीनों क्या है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में अगर कोई प्रश्न बना है तो वह दोस्तों आपका मेमोरीज को लेकर ही बना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोला है 1 टेराबाइट 1 TB में बताना है कि कितने क्या होते हैं। तो 1 TB में 1024 GB होते हैं, ठीक है, गीगाबाइट, ठीक है। तो 1 TB में 1024 GB होती हैं, ये आप याद रखिएगा। और 1 GB में 1024 MB होती हैं, और 1 MB में 1024 KB होती हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और 1 KB में दोस्तों 8 बाइट्स होती हैं, ठीक है। और 1 बाइट्स में दोस्तों 4 बिट होती हैं, ठीक है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है। तो इन्हें दोस्तों स्पैम बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पर, अवांछित वाणिज्यिक संदेश,
ठीक है, तो ये आपके स्पैम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो आईटी अधिनियम ये 2000 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये अधिनियम कब आया? 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए, महावीर का जन्म जो हुआ था वैशाली में हुआ था और इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है? तो कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है, इसके प्रवेश द्वार का नाम आता है अलाई दरवाजा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाई गई? तो ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो देखिए, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है, हम इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। देखिए, पहले हमें ऐसा जब छांटने वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें पहले हम सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लें। हमें देखना है कि उन चारों ऑप्शन में से कौन से 3 ऑप्शन सेम हैं और एक अलग। ठीक है, 3 क्या होंगे? सेम कैटेगरी के होंगे और एक अलग कैटेगरी का होगा। ठीक है, तो जो अलग कैटेगरी का होता है तो वही हमारा आंसर होगा। ये भी बात आपको याद रखनी है। देखिए, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगी और धीरे धीरे दोस्तों समाप्त हो रही हैं। ये जो सोर्सेस हैं, ये जो साधन है दोस्तों ऊर्जा के, ये एक लिमिटेड साधन है। पर दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश है, ये आपका जब तक सूर्य रहेगा तब तक दोस्तों हमें मिलता रहेगा। ठीक है, तो सनलाइट ये आपकी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपग्रह कलामसैट V2 के प्रक्षेपण की तिथि है? तो ये थी दोस्तों 22 मई 2019। 22 मई 2019 को भारतीय उपग्रह कलामसैट V2 का प्रक्षेपण किया गया। तो ये हमने दोस्तों अपना जीएस का भी पार्ट सोल्व किया। अब क्या करेंगे, हम उत्तराखंड के जीएस का पार्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। इसी प्रकार आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दूंगा। आप बस वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ? तो देखिए, उत्तराखंड जब बना था 9 नवंबर 2000 को, तो वह भारत का 27वां राज्य बना था। इससे पहले 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना था। ठीक है, और उत्तराखंड के बाद 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर को। ठीक है, तो सन 2000 में भारत में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दोस्तों झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता वेधशाला स्थापित की गई? तो ये की गई है दोस्तों गढ़वाल में। ठीक है, तो गढ़वाल में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो ये किया गया था हरिद्वार को। ठीक है, तो हरिद्वार 2022 में नीति आयोग के अनुसार भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ महत्वाकांक्षी जिला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से संबंधित थे? तो ये पौड़ी गढ़वाल से संबंधित थे। ठीक है, पहले सीडीएस रहे थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन हैं, क्योंकि वह भी पौड़ी गढ़वाल से ही संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोक संगीत में अपना योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए, उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध सिंगर हैं नरेंद्र सिंह नेगी, जिनसे हर एक पेपर में क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अगर आप लास्ट 5 पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें हर पेपर में आपको नरेंद्र सिंह नेगी का नाम देखने को मिलेगा। तो इन्हें ही दोस्तों 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो देखिए, बात हुई है 2021-22 में, तो 2021-22 में
उत्तराखंड की रैंक 7वीं थी। पर 2024 में नई रैंक आई जिसमें इसका स्थान 18वां हो चुका है। ठीक है, तो फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थित है। आईटी पार्क ये आपका देहरादून में स्थित है। ऊपर हमने आईटी अधिनियम देखा था तो वह 2000 में आया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है। तो हथकरघा सर्वाधिक जो है तो वह आपके उधम सिंह नगर में है। ठीक है, ये अभी भी दोस्तों सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है। तो ये हरिद्वार में सबसे कम है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, कितना है तो ये 890 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दोस्तों अल्मोड़ा का है। आप कमेंट करके बताइएगा कि अल्मोड़ा का लिंग अनुपात कितना है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि उत्तराखंड का लिंग अनुपात कितना है तो आपको बताना है 963। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। तो उरेडा का मुख्यालय ये देहरादून के पटेल नगर में स्थित है। 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया। तो ये दिया है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जो दोस्तों आपका 2025-26 का बजट पेश किया गया उस बजट में सबसे ज़्यादा जो योगदान देने की बात बताई गई तो वह दोस्तों तृतीयक क्षेत्र की बताई गई है। ठीक है, तो ये नया क्वेश्चन है। अगर आपने बजट वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। तो उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी को बोला जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गढ़वाल का गांधी तो गढ़वाल का गांधी भी दोस्तों इंद्रमणि बडोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जिला है तो वह चमोली जिला है जिसका क्षेत्रफल 80-30 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आता है दोस्तों 80-16 उत्तरकाशी। ठीक है, सबसे कम जो क्षेत्रफल है तो वह चंपावत का है 1766। ठीक है, और उसके बाद आता है दोस्तों 1984 रुद्रप्रयाग का। तो ये चारों जिले आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है। तो गढ़वाल का बारदोली किसे कहते हैं। तो गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, और कुमाऊं का बारदोली तो ये दोस्तों सल्ट क्षेत्र अल्मोड़ा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोला पालकी आंदोलन संबंधित है। तो डोला पालकी आंदोलन ये दोस्तों जयानंद भारती के द्वारा शुरू किया गया था शिल्पकारों के लिए। ठीक है, मतलब जो दोस्तों डोली होती है उस डोली में दुल्हन को बैठने की अनुमति दिलाई थी जयानंद भारती ने। ठीक है, डोला पालकी आंदोलन चलाकर। और हुआ कब था तो 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटान के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे। तो देखिए ऊपर भी हमने क्वेश्चन देखा था कि 1857 की क्रांति के दौरान नेपाल ने भारत की मदद की थी। ठीक है, तो उस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे तो वह हेनरी रैमजे थे। हेनरी रैमजे का कार्यकाल जो आता है 1856 से लेकर 1884 तक आता है और ये कुमाऊं कमिश्नरी में सबसे लंबा कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा प्रसाद नेथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की। तो गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना लखनऊ में हुई थी 1907 में मथुरा प्रसाद नेथानी के द्वारा। ठीक है, आप इसे देहरादून या फिर आप उत्तराखंड में मत समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 1907 में क्या था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक ही थे। ठीक है, तो उस समय लखनऊ में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है।
तो ये जाता है दोस्तों आपका बुद्धि बल्लभ पंत को। बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोली गई थी, ठीक है, अल्मोड़ा प्रेस, ठीक है, और इसी से अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया था, ठीक है। और ये खोली कब, तो ये खोली थी दोस्तों 1971 में, सॉरी 1871 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो कुर्मांचल केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुर्मांचल केसरी या फिर कुमाऊं केसरी, बात दोनों एक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गढ़वाल केसरी के नाम से किसे जानते हैं, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए। तो देखिए गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो यह 1936 में दुगड्डा में आए थे। दुगड्डा ये दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अभिज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थी। तो देखिए मंगला भी थी, रेवती और जीवंती, ये तीनों महिलाएं शामिल थीं, जबकि होमवती देवी नहीं थी। अगला प्रश्न है कि गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है। तो गंगा ये दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा से बनती है, ठीक है, और भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो बद्रीनाथ धाम ये आपका अलकनंदा के किनारे स्थित है। केदारनाथ तो दोस्तों मंदाकिनी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागेश्वर इसके तट पर स्थित है। तो बागेश्वर जो शहर है तो वह सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। जो सरयू है, सरयू का उद्गम सरमुल क्षेत्र से होता है और गोमती नदी का जो उद्गम होता है तो वह दोस्तों डेबरा श्रेणी से, सॉरी गजार क्षेत्र से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक की रचना की। तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां ये भक्त दर्शन की पुस्तक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। तो ये की थी दोस्तों दुगड्डा में। तो दुगड्डा में 1921 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई थी, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा की गई। फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है। तो नंदा देवी शिखर यह आपका चमोली में स्थित है और यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 17 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करके मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित बताना है। डोडीताल टिहरी गढ़वाल, तो ये दोस्तों गलत है। डोडीताल उत्तरकाशी में स्थित है। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, ये दोस्तों सही है। हरीशताल चंपावत, तो ये दोस्तों गलत है। हरीशताल ये आता है आपका नैनीताल में, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है। तो देखिए गौरी का जो संगम होता है तो वह आपका पिथौरागढ़ से होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें ऑप्शन सी देखने को मिल रहा है मुलिंगला दर्रा। तो मुलिंगला दर्रा उत्तरकाशी में स्थित है जो कि तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। मुलिंगला, सांगचोकला, नेलंग, थांगला ये सब जो हैं ये आपके वहाँ पर ही स्थित हैं, ठीक है। ऊंटाधुरा, वेलचाधुरा और रालम दर्रा ये तीनों दर्रे आपके गौरी जलागम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक साइड में हमें हिमनद मतलब ग्लेशियर दिए हैं और दूसरी साइड जनपद दिए हैं।
तो पहला ऑप्शन है कि कफनी ग्लेशियर, तो कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है, सही बात है। रालम पिथौरागढ़ में स्थित है। अलकापुरी चमोली में स्थित है। जो खतलिंग ग्लेशियर है तो ये दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित नहीं है, यह टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, एक दोस्तों नाडकमत्ता और दूसरी चक्राता। ठीक है, विधानसभा में कुल 15 सीटें आरक्षित हैं, 2 दोस्तों एसटी के लिए और 13 एससी के लिए। सबसे ज़्यादा एससी के लिए आरक्षित सीटें हरिद्वार में आती हैं, 3। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों भुवन चंद्र खंडूरी के द्वारा 2008 में। ठीक है, तो 2008 में महिलाओं का पंचायतों में आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया और पंचायतों में भी दोस्तों 50% आरक्षण है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे। तो ये थे दोस्तों श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड विधानसभा में अंतिम मनोनीत सदस्य कौन थे या अंतिम एंग्लो इंडियन कौन थे, तो आपको बताना है जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन। ठीक है, जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन ये आपके अंतिम मनोनीत सदस्य हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये थे दोस्तों आपके नित्यानंद स्वामी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बनते हैं भगत सिंह कोश्यारी। फिर दोस्तों उत्तराखंड में पहली विधानसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, और उसमें मुख्यमंत्री बनते हैं नारायण दत्त तिवारी, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये ही दोस्तों अभी तक एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे दोस्तों प्रकाश पंत। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में दोस्तों आपकी ऋतु खंडूरी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जमींदारी उन्मूलन और उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यह भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू हुआ। तो ये 2016 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो ये है दोस्तों 78-16। देखिए ऑप्शन में 78-16 दिया है तो यही सही होगा। वैसे 78-17 दोस्तों इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय हिमालय की पूर्व व पश्चिमी सीमाएं क्या हैं। तो ये है नागा पर्वत व नामचा बारवा। देखिए नामचा बारवा और नागा पर्वत ये पूर्वी पश्चिमी सीमाएं हैं। पूर्वी सीमा नागा पर्वत बनाता है और पश्चिमी सीमा ये दोस्तों नामचा बारवा बनाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने 2022 में हुए पुलिस एग्जाम के पेपर को सोल्व किया है। आई होप ये पेपर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इजी पेपर था। आशा करिएगा कि आपका जो 2000 पोस्टों पर उत्तराखंड पुलिस का पेपर होगा तो वह भी इसी प्रकार का आए। ठीक है, जो नए बच्चे थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया था उन्होंने इस पेपर को देखकर बहुत कुछ सीखा होगा और उन्हें ये भी पता चला होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम का तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वह आपका लेटेस्ट एग्जाम है और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।